जस्ट लाइक इंदौर शहर में भी बहुत सारे लोग सिर्फ अमेजिंग मानते थे। अमेजिंग है कि जिस जगह पे हम जब जाते थे वहाँ पे खेत थे, फसल है किसानों की, और वहाँ पे 6 महीने में एकदम बिल्डिंग आ जाए, कॉलेज की मान्यताएं आ जाएं, और उसके साथ ज़्यादा कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं। जब तक हमें करते नहीं तो हमें ये सबको काफ़ी टिपिकल लगती है। जैसे किसी को बिजनेस ओपन करना है, रेस्टोरेंट ओपन करना है, समझना, या मेडिकल ओपन करना है, तो बहुत दिमाग में सबसे पहले तो आदमी या स्टूडेंट कहाँ थक जाता है, क्योंकि वो कभी एक तो उसने जानने की डीपली कोशिश नहीं करी, न कोई मिला। जनरल कुछ नहीं, जब तक अभी जैसे मान लो सपोज किसी का बिजनेस ओपन या कॉलेज या एजुकेशन लाइन में है, तो सिर्फ सोसाइटी रजिस्टर्ड कर दी, रजिस्ट्रेशन आ गया, आ जाता है, और उसके नाम पे करंट अकाउंट खुला लो आप, है ना, सोसाइटी के नाम पे, और उसके कंडीशंस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपका। हम फाइनेंशियल जो भी है मैनेज कर लेंगे, हमें अथॉरिटी दो पढ़ने की। तो हमने क्या करा, सेकंड डिवीजन था, वो भी ग्रेस से मैं पास हुआ था, मैं सही हाँ ना हाँ, तो वो तो वाला साल अच्छा फिर 10। उनने कहा ठीक है 5-6 एकड़ आएगी लगभग। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, कुछ जमीन गिरवी रख दो आप। मतलब उससे हम हाँ हाँ, कुछ मुझे लोन वोन नहीं मिलता था, बैंक नहीं देती थी, क्या होती थी, किसानों की कोई सिविल नहीं होती। जैसे मेरे पिताजी फार्मर हैं, और उनके कोई सिविल नहीं होती, कोई अपना ऐसा आज के डेट में अपन सिविल स्कोर चलता है, तो सारी चीजें वो है ना। तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एज ए पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही जाने माने यंगस्टर बिजनेसमैन। तो आज मिलाएंगे उनसे जिनका नाम है मिस्टर सरमन पटेल, चेयरमैन ऑफ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इंदौर। तो उनका अपना खुद का एमबीए का कॉलेज है। उन्होंने एमबीए किया, एमबीए के बाद जॉब की, और जॉब के साथ में किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर अपना खड़ा किया, अपना कॉलेज बनाया, और भी कॉलेज ओपन कर रहे हैं। तो उन्होंने किस तरह से उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, तो वो सारी चीजें, अगर कोई ऐसा है जो ऐसा करना चाह रहा है, तो वो सारा कुछ वो कर सकता है। वो सब चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। आपके पास अगर वो जज्बा है तो आप कर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलाते हैं आपको मिस्टर सरमन पटेल जी से। स्वागत है आपका सरमन सर हमारे वीडियो में। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दें, नॉर्मल आप कहाँ से हैं, इन सारी चीज़ों को लेके फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू सुबोध जी फॉर इनविटेशन से, कि आपने कीमती टाइम दिया मुझे। और मैं बेसिकली इंदौर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर का रहने वाला हूँ। और वहाँ पे मेरा जो इंस्टीट्यूट है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के नाम से है, जो बिलोंग करता है मास्टर डिग्री में, एमबीए प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कराता है। और इसके अलावा अभी कुछ और प्लानिंग है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, एक बार जी जी। एक चीज़, जैसे आपने, हाँ आपका होम टाउन होगा, आप इंदौर के नहीं प्रॉपर रहने वाले, आपका होम टाउन होगा। होम टाउन आई थिंक आपका दमोह में, राइट? हाँ होम टाउन आपका दमोह में है। तो आपने जो मतलब स्टार्टिंग की जो बेसिक एजुकेशन जो थी आपकी, प्राइमरी लेवल की, फिर हाई स्कूल लेवल की, वो आपकी स्टेट बोर्ड से रही होगी, राइट? या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए? नो नो नो, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है ना, वो हिंदी मीडियम। हमारे समय में जब 90 के दशक का जो दौर था, उस समय ग्रामीण में ना KG1 ना नर्सरी इस टाइप की नहीं होती थी। हाँ, सीधा सीधा मतलब बच्चे का एडमिशन से फर्स्ट क्लास में होता था, वो भी हिंदी मीडियम ही होते थे जनरली। वो भी हाँ तब तब होता था, 5 साल से ऊपर जब होता था। हाँ, 5 साल से ऊपर हो जाते थे तो आप, पर। तो आपका जो बेसिक मतलब स्टार्टिंग का जो एजुकेशन रहा, वो आपका एमपी बोर्ड से रहा। MP बोर्ड एमपी से बोर्ड से रहा। रहा, और एमपी बोर्ड में आपने 10th किया होगा। 10th आपका साइंस साइड होगा आई थिंक, ठीक है। फिर इसके बाद में आपने 12th किया होगा। 12th का ट्वेल्थ में आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था मेरा। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद में फिर आपका मतलब किसने बोला कि आपको एमबीए करना चाहिए, आपके दिमाग में कैसे आया? वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग होते ना जनरली मिडिल लेवल क्लास, या जिनका शहर से कनेक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा हायर वो अप्रोच नहीं होती है, समझना, तो उनके लिए कोई गाइड करने वाला नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि हम कुछ टीवी में देखते हैं, कुछ किसी की लाइफ में कोई हमारा आसपास का जब रिलेटिव कुछ अच्छा करता है ना, तो हम हल्का सा उसके बारे में सोचते। तो मेरे साथ भी कोई इंसिडेंट ऐसे ही हुआ कि जब बचपन में मेरे एक दूर के रिलेटिव थे, एक ब्रांच मैनेजर थे, MBA मतलब ब्रांच मैनेजर थे, मामा जी लगते थे। जब वो गांव आए, उन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, 6वीं 7वीं बहुत छोटी उम्र के थे, तो उन्होंने कहा बेटा हाँ आप लोग भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरा जो होम टाउन से भी, होम टाउन है ना दमोह डिस्ट्रिक्ट है जो MP का, उससे भी 25-30 किलोमीटर अंदर है। अच्छा। तो वहाँ पे ना रास्ता थी,
कनेक्टिविटी हम लोग शहर भी कम से कम 6-6 8-8 महीने में एक बार कभी किसी फंक्शन या किसी में जाते थे, मतलब शहर से भी कनेक्टिविटी नहीं थी। उस समय रोड भी नहीं था, बहुत सारी कनेक्टिविटी, तो कोई गाइडेंस नाम से कुछ भी नहीं होता था। इसके अलावा 10th हाईएस्ट हमारे जो करीब सराउंडिंग 10 से 25 गांव थे ना, 10वीं की एजुकेशन सबसे बड़ी एजुकेशन होती थी उस टाइम का, हाँ। उस टाइम पे, कि 10वीं की एजुकेशन होगी मतलब बहुत बड़ा एजुकेशन हो गया। 10वीं को हाँ जैसे बोलते भी हैं हाँ हाई स्कूल, हाँ हाँ तो वो बड़ा 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 मतलब कि अगर 10th होगी ना तो फिर हमारे एरिया में ऐसा होता था कि ये बहुत बड़ी एजुकेशंस हो गई हैं, अब चलो आगे। और वहाँ पे मैक्सिमम फेल हो जाते थे, क्यों? क्योंकि ना कोचिंग ले पाते, ना कुछ कोई टीचर। और हमारी जो रास्ता थी 8 किलोमीटर, तो बारिश में 4 महीने वैसे भी कीचड़ और ये सब रहते थे। से मतलब आप 8 किलोमीटर दूर पड़ा। हाँ पैदल जाते थे हम लोग बारिश के 4 महीने। बाकी फिर जब रास्ता सूख जाती थी तो साइकिल वगैरह से जाते थे। तो हाई स्कूल में अगर परसेंटेज की बात करें तो आपकी सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन? मेरा फर्स्ट डिवीजन था 64.5 पर, मतलब परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन था। क्लास में मेरी 3rd रैंक थी अच्छा, उस टाइम के, मतलब 2000 से उस टाइम हाँ का बहुत ही, आज का तो हाई स्कूल बहुत ही मतलब हलवा हो गया, मतलब हाँ वो नॉर्मल, मतलब हाँ, हर कोई पास हो ही जाता है उस तरह का। जी जी तो उस तरह का हमने भी हाई स्कूल किया था, तो हमारा तो मतलब सेकंड डिवीजन था, वो भी ग्रेस से मैं पास हुआ था, मैं सही। हाँ हाँ। तो वो वाला साल। अच्छा, फिर 10th के बाद फिर आपने 12th किया? 10th के बाद फिर जब मुझे शहर जाना था, तो मिडिल लेवल प्रॉब्लम्स क्या होती है, घर से कभी बच्चे भेजते नहीं हैं। और जो आपके साथ भी प्रॉब्लम्स आई, जैसे जहाँ तक आपने भी इंजीनियरिंग करी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, है ना, तो ये सबके सब कोई पर्सन तो सपोर्ट करता है, लेकिन 4 फैमिली मेंबर बोलते कैसे रहेगा, कितना खर्चा आएगा, कैसे शहर भेजें, वहाँ पैसा तो नहीं, गलत संगति कर लेगा, बिगड़ जाएगा लड़का, समझना, तो फिर भेजते ही नहीं है। तो उस समय मेरे दिमाग में आइडिया था शहर जाना, कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई करना। मतलब ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि गवर्नमेंट जॉब करना है कि प्राइवेट सेक्टर में करना है कि बिजनेस करना है। सिर्फ इतना था कि मैं शहर जाऊं, मैं अच्छी पढ़ाई कर लूं, 12वीं तो कर लूं एटलीस्ट। जब 12वीं गया, मैं शहर में शिफ्ट हुआ, पिताजी को कन्विंस करा, मेरे भैया लोगों ने सपोर्ट करा, मुझे भेज दिया कि ठीक है। अब वहाँ गए तो बहुत सारे इशूज़ थे। पहली बार जब रूम लिया, ना खाना बनाते आता है ना कुछ आता है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और हमारे यहाँ से क्या होता था, 3 या 4 महीने में कोई एक बार जाते थे। अच्छा, या फोन फोन उस समय होते थे नहीं, समझना, फोन थे नहीं किसी के पास। तो ये जो स्ट्रगल था ना, बहुत कुछ मतलब मैनेज करके। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो इतना सह नहीं पाया, वो क्विट कर दिया 11वीं से ही। अच्छा। और फिर भी मेरा था कि अब आ गया, क्योंकि घर पे मेरे उस समय हमारे यहाँ पे बाल विवाह टाइप का भी चलता है। तो ये था कि अगर मैंने पढ़ाई छोड़ी, वो चला गया, तो घर वाले शादी कर देंगे, शादी पक्का कर देंगे। तो ये डर था कि सिर्फ घर से दूर रहने का एक बोलते हैं ना जरिया है मुझे पढ़ाई करना। अब जब 12th शहर में आए, वहाँ के लोगों को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, तो मैंने जनरली देखा कि यहाँ तो स्टूडेंट्स कुछ बायोलॉजी लिया है, बायोलॉजी मेरे परसेंटेज अच्छे थे इसलिए लिया था मैंने हाँ, अच्छा। 10th में, है ना। वो घर पे क्योंकि आसपास बायोलॉजी के स्कूल्स नहीं थे। जब वहाँ देखा यहाँ के स्टूडेंट्स की, तो अप्रोच फार्मेसी होती है आफ्टर 12th, है ना। इसके अलावा कुछ MBBS, नीट, जेई, नीट की तैयारी करते हैं, और ये सारी चीज़ें तो अब दिमाग में आ रहा है। बट साथ में ये भी चल रहा है कि पैसा कैसे आएगा। अब दमोह में होता नहीं था, हमारा जो होम टाउन है, जो इसके लिए भी आपको 400 या 500 किलोमीटर दूर जाना है, या तो हाँ राजधानी भोपाल जाना है, या इंदौर मध्य प्रदेश की कैपिटल इंदौर जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 12th के बाद? 12th के बाद, मतलब वो होम टाउन है, आसपास है, डिस्ट्रिक्ट, हाँ। 12 लेवल की अगर आपको पढ़ाई करनी है, और उसमें से आई थिंक अगर आपके सिटी के आसपास होंगे तो वही होंगे BA या BSc वाले। बस बस नॉर्मल तो हाँ अगर हाँ। आपको प्रोफेशनल स्टेज के लिए जाना है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाना है, तो थोड़ा सा तो वहाँ निकल और उस समय का फीस भी बहुत हायर था, कि फार्मेसी का फीस 80,000 रुपये पर एनम, या ये सारी चीज़ें, MBBS की प्रिपरेशंस के लिए तो कोटा भेजना, और ये सब पैसा। तो घर में फिर बीच में कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन और बेकार हुई। तो इस वजह से फिर सब लोग बोलने लगे कि अब एक काम करो आप, पैसा आप सेल्फ देखो, क्योंकि 12वीं हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी पढ़ाई होती है एरिया में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोगों के जैसे कंडीशंस है या हर एक चीज़ परिवार की, हम फाइनेंशियल जो भी है मैनेज कर लेंगे, हमें अथॉरिटी दो पढ़ने की। तो हमने क्या करा, BSc खुद की दम पे करी, प्लस साथ में वर्किंग स्टार्ट कर दी मैंने। अच्छा, जैसे हाँ, BSc के साथ मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, सबको सब लोग
सिर्फ स्टडी करते थे। मैं वर्किंग करता था, एक नॉर्मल शॉप थी जहाँ पे जो मैनेजमेंट देखना या उनका परचेजिंग ऑर्डर ये सारी चीज़ें करना। हाँ हाँ, उसमें मुझे 6 घंटे के जो भी एक सैलरी मिलती थी तो मेरा खर्चा निकल जाता था। मैं स्टडी करने लगा। अब स्टडी करने के साथ में अब फिर पता चला कि सब लोगों का ड्रीम्स है ग्रेजुएशंस में के बाद आफ्टर एमबीए में मास्टर डिग्री करना मैनेजमेंट, ये ड्रीम होता था उस समय। उसके लिए जब मतलब मैंने देखा समझा कि हाँ ये तो सही है, कर सकते हैं, करना चाहिए। अब बात आती है कि परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या है कि वर्किंग के साथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी से पढ़ते हैं ना वो समझते हैं कि बहुत टिफिकल होता है हाँ मतलब वो बहुत बड़ी है चीज़ है। और लगभग मेरा 48% था। अच्छा। हाँ ग्रेजुएशन में। तो अब जब तैयारी करी एमबीए के साथ में एंट्रेंस वर्किंग के साथ में एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करता था मैं। तो एमबीए की किसी कारणवश मुझे एमबीए की तैयारी के ऐसी रहे कि कोई अच्छा गवर्नमेंट तो नहीं प्राइवेट ही कॉलेज अच्छा मिल जाए एमबीए का। फिर इसके बाद जो तैयारी की, फिर इसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ और उसकी काउंसलिंग हुई। तो मुझे इंदौर में थोड़ा बोलते हैं ना बी कैटेगरी का कॉलेज है, अच्छे कॉलेजों में आता है, वो कॉलेज अलॉट हुआ। अच्छा। अब कॉलेज अलॉट हो गया बट क्या हुआ कि घर पे आए डिस्कशन करा मुझे कि काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, इसके लाखों रुपए फीस लगनी है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। तो फिर घर वालों ने बोला कि लाखों रुपए फीस मैनेज, क्योंकि भाई की भी शादी करनी है प्लस फैमिली के बहुत सारे इश्यूज हैं प्लस ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है एक काम कीजिए। सपोज दैट हम लोग भाई थे, तो इसमें ये था कि सपोज दैट 6 भाई हम लोग जैसे, तो 6 भाइयों में 30 एकड़ ज़मीन है। तो पिताजी से मैंने बोला कि सपोज दैट मेरे हिस्से में कितनी ज़मीन आती है। उन्होंने कहा ठीक है 5-6 एकड़ आएगी लगभग। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, कुछ ज़मीन गिरवी रख दो आप। मतलब उससे हम हाँ हाँ, कुछ मुझे लोन वोन नहीं मिलता था, बैंक नहीं देती थी। क्या होती थी किसानों की कोई सिविल नहीं होती, जैसे मेरे पिताजी फार्मर हैं और उनके कोई सिविल नहीं होती, कोई अपना ऐसा आज के डेट में अपन सिविल स्कोर चलता है तो चीज़ें वो है ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा कि ठीक है फिर ये ज़मीन को टुकड़े को गिरवी रखा। कुछ फंड मेरे पास भी था वर्किंग का, 50,000 लाख रुपए के आसपास, कुछ घर से मदद मिली। इंदौर आ गया, मुझे कॉलेज मिल गया, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब जब पढ़ाई स्टार्ट कर दी एमबीए चल रहा था, 6 महीने हो गए फर्स्ट सेमेस्टर। और उसी समय देखा मैंने कि ये बहुत सारे क्राइसिस आईटी सेक्टर में आए, सत्यम घोटाला हुआ, कुछ ऐसा हुआ। और हमारा जब रिजल्ट आया एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का, 1 साल कंप्लीट हुई। अब देखा कि एमबीए जो हमारा ड्रीम था कि एमबीए करने के बाद 50,000 रुपये मिनिमम सैलरीज होगी, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, कुछ भी नहीं। वहाँ तो 8,000 का मेरा सीनियर है, 8,000 का नौकरी मांग रहा है, शायद इंटरव्यू दे रहा है। तो हम लोगों के दिमाग में आया मेरे सब दैट कि अपन सब कुछ छोड़ के आ गए, वापस नहीं जा सकते, क्या करें, है ना। तो इसी शहर में ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज क्या है कि अपने यहाँ पे जैसे कोई कोई डिग्री वगैरह करता है ना, वो जैसे सपोज करो किसी के मन में आया, जैसे मैंने किसी को बताया उसको कि भाई तू बीटेक कर ले, वो कहेगा अच्छा ये होता है मैं बीटेक कर लूँ तो मुझे कितने का पैकेज मिल जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा मैं बीटेक क्यों करूँ, हमें हमें अच्छा लगता है, या फिर हम इसी करके हम एक हमको एक लेवल की मैच्योरिटी लेवल एक हमारा अलग लेवल के हमारे जो दिमाग का मैच्योरिटी लेवल है वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो सब चीज़ें नहीं सोचता है, ऐसे बताओ कितने का पैकेज मिलेगा, लोग वो चीज़ सोचते हैं मतलब। नहीं नहीं, तो ये क्या है, कोई भी है, हम और आप कभी ये नहीं देखते हैं कि जो मंजिल देखते हैं, एक्चुअली क्या है, ये नहीं देखते कि जो रास्ता है कितना कठिन है ना। तो इसलिए हमें जो दिखाया है, या सपोज स्टार लाइफ जितनी भी है, चाहे फिल्मी स्टाइल या कोई सी ना कोई अचीवमेंट करा, हम सिर्फ उसका सक्सेस देखते हैं। एक्चुअली क्या है, और ये नहीं पता कि उसको पाने के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है और वो डेडिकेशंस के साथ करनी पड़ती है सारी चीज़ें। तो ये कॉमन चीज़ है। फिर जब मेरा सेकंड सेमेस्टर हुआ कंप्लीट एमबीए, तो मैंने जॉब स्टार्ट करने का मन बनाया शहर में। हाँ कि अब एमबीए के लिए एंट्रेंसशिप होती है थर्ड सेमेस्टर में, तो मैंने सीधा प्लान करा जॉब। अब जब जॉब के लिए प्लान करा तो मैंने करीब 200 कंपनियों में जा जा के रिज्यूम डाले।
सिर्फ मात्र 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी है। तो किसी कंपनी में फाइनेंस के लिए अप्लाई करा, किसी में मार्केटिंग के लिए करा, कुछ एग्रीकल्चर में करा, टेलीकॉम सेक्टर में करा, बट मुझे जॉब लिमिटेड ये 2-4 जगह से कॉल आए, अब मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली, है ना। तो उसमें वर्किंग करा, फिर अब वर्किंग के साथ देखा कि बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और फिर और अब उस समय एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू जब सभी के हिसाब से अगर पैकेज नहीं हो तो आदमी सेटिस्फाई नहीं होता है। वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो थोड़ा सा कोशिश करता रहता है कि मैं कुछ और क्या करूं, क्योंकि क्या होता है, ये महंगाई के समय में अब खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़, और सैलरीज नहीं मिल रही। और हम लोग जैसे मिडिल लोग होते हैं तो ये तो वैसे सब कुछ दाव पे लगा के आते हैं स्टडी करने, फिर स्टडी के बाद सब कुछ उनको कवर करना होता है। जैसे कि सपोज मेरे साथ बात की जाए तो कुछ पैसा जो है सैलरी अच्छी हो तो मेरी पुरानी ज़मीन ले लूँ, ज़मीन ले लूँ, हाँ, तो ज़मीन करूँ, फिर आगे लाइफ सेट करना है, फिर शादी करना, ये सब कॉमन थिंग होती है ना, कि तो ये सारी चीज़ें। तो आपने जो पहली जॉब मिली आपकी, वो फिर पहली जॉब फिर आपने मतलब एमबीए सेकेंड ईयर में ली थी, राइट? हाँ, सेकंड ईयर में मैंने, हाँ, वर्क नहीं। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बाद आपको आइडिया लग गया कि अब हम पढ़ के निकाल लेंगे जो हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बाद मुझे लगा कि एमबीए तो हो जाएगा, बट मुझे ज़रूरी है प्रैक्टिकल्स नॉलेज की। प्रैक्टिकल नॉलेज। क्यों? क्योंकि जो भी एमबीए में सिखाया जाता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कि व्यापार करने का तरीका या नौकरी करने का सही तरीका क्या है। सभी लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, वर्किंग करते हैं, बट वो एमबीए क्यों करते हैं? सपोज जैसे मेरा जब एमबीए कॉलेज है तो बहुत सारे इंजीनियर आते हैं, फार्मासिस्ट आते हैं, ये बीए बीकॉम वाला भी आ रहा है यहाँ। ये ऐसी डिग्री है ये जो सिखाती है कि लीडरशिप क्वालिटी, और सब अपनी जगह पे वर्किंग कर रहे हैं, सबको सैलरीज इंक्रीजमेंट चाहिए। 20% 10% तो नॉर्मल होता है, किसी को 30 चाहिए, 40 चाहिए परसेंटेज, तो इसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा स्किल्स। वो कहाँ से मिलेगी? तो मैं एक मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो ये डिग्री है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जब कोई भी स्टूडेंट्स करता है तो उसमें ये होता है, जैसे सपोज आप एक इंजीनियर हैं कंपनी के, तो आपके पास टीएल होते हैं, फिर उसके बाद मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट टीम होती है। तो आपका अगर एमबीए है और टेक्निकल हैं तो सीधे आप मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं, जिसके अंदर में मान लीजिए हो सकता है 70-80 या 100 इंजीनियर वर्किंग कर रहे हैं। फिर आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, और फिर हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा आपकी जो बोलते हैं मेंटली स्ट्रेस तो रहता है, क्योंकि जिस जिस लेवल की पोजीशन होगी, चाहे बिजनेस में या जॉब में, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी स्ट्रेस बढ़ेगा, नो डाउट। हाँ, वो तो बट ये है कि असली जो बोलते हैं ना वर्किंग में सुकून, सेटिस्फेक्शन तो वही है ना। हाँ, मतलब एक तरह से ये कह हाँ, सकते हैं कि भागदौड़ या वैसे कम होगी, मतलब मेंटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो सारी चीज़ें को लेकर चीज़ें बढ़ती हैं, जब आपका प्रमोशंस होते हैं वो सारी चीज़ को लेके बिल्कुल डेफिनेटली। प्रिंट वगैरह चीज़ें बढ़ती हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। जी, जी। ये नहीं कि आपको लेबर ही मतलब किस कहते हैं, तो आपको खुद से हाँ, खुद से नहीं करना पड़ती है। पैसे डालेंगे, और आपको फिर दिमाग चलाना होता है, डेफिनेटली। वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका फिर आपका एमबीए जब हुआ, तो एमबीए होने के बाद में जैसे आप पहले से ही कर रहे होंगे, राइट? पहले से आप हो सकता है कम टाइम दे रहे हो जॉब को लेके। जब आपका एमबीए हुआ, फिर एमबीए के बाद में फिर आपने मतलब कुछ जायज़ हो जाता है, किसी किसी एक जगह आप करें, आपको सपोज करो 10,000 सैलरी मिल रही है, तो आपने कहा कि आप एमबीए जब कर रहे होते हैं तब तो हम कर लेते हैं कि भाई चलो हम कैसे जैसे खर्चा चल रहा है इधर से चल ही रहा है। और फिर आपने जब आपका एमबीए हो गया होगा, फिर आपने जॉब वगैरह चेंज भी करी होगी, फिर ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा इंडस्ट्रियल में क्या चल रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल में मतलब क्या चल रहा है, वो सब चीज़ों को लेके। फिर मतलब कैसे, मतलब फ्रिक्वेंटली आपने कितने सालों में जॉब चेंज की, या फिर कितने मंथ्स में चेंज की, और किस किस पोस्ट पे आपने मतलब वर्किंग किया? तो सबसे पहले मेरी जो जॉब थी, मैक्सिमम 99% मेरी जो जॉब रही ना, वो टोटल मार्केटिंग की है। मार्केटिंग की रही है? मैं आज की डेट में, जैसे मेरे एक हॉबी है कि जो कम्युनिकेशंस है, हमारे आइडिया थॉट्स जो हैं शेयर करना, तो ये मार्केटिंग का सबसे अच्छा पार्ट मैं मानता हूँ। बट सब लोग डरते हैं इससे, है ना। सब लोग बोलते हैं जहाँ मार्केटिंग की जॉब होती है लोग बाग करना ही पसंद नहीं करते हैं। आजकल के जैसे कहें ना कि मार्केटिंग जॉब को जैसे मतलब मैंने देखा है, बहुत सारे जेम्स भी देखे हैं, बहुत सारे वो सब आते हैं मार्केटिंग,
जैसे जैसे कहते नहीं जोड़ने वाले जैसे होते हैं हाँ हाँ कि अच्छा आपको करना कुछ नहीं, वो आपको नीचे अपने दो लोग जोड़ने हैं। हाँ, वो चैनल मार्केटिंग होती है। हाँ 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 तो भाई वो भी मार्केटिंग का हिस्सा ही है। जी जी जी। वो सारी चीज़ों को लेके लोगों को लगता है मार्केटिंग मतलब वो सारी चीज़, बट असली में मतलब है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप भी है। और आपने मार्केटिंग साथ में फिर मार्केटिंग करी जो मैंने सुबोध जी, एफएमसीजी सेक्टर में। हाँ, अब लोग बहुत समझते हैं एफएमसीजी सेक्टर क्या है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कोलगेट या जो वे टाटा सॉल्ट या जितनी जो हम डेली रूटीन की चीज़ें यूज करते हैं, साबुन शैम्पू, सब एफएमसीजी में आता अच्छा अच्छा, है ना। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है ना। तो इसमें मेरी वर्किंग रही एसओ सेल्स ऑफिसर लेवल पे मैंने वर्किंग करा। फिर एग्रीकल्चर में मैंने ट्राई करा जो 1 साल के लिए। तो एरिया सेल्स मैनेजर था वहाँ पे। पूरा मुझे 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट मिले। अच्छा। तो किसानों से कैसे जो बोलते हैं ना फसल में कीटनाशक पेस्टिसाइड्स है कैसे डालते, उस पर वर्किंग करा मैंने। तो ये सब कुछ आपने मतलब इंदौर सिटी में किया है? हाँ, इंदौर शहर के आसपास एमपी में, मतलब जो था सराउंडिंग 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर मेरा सराउंडिंग रहा था। 100 किलोमीटर की वर्किंग तो मेरी 1 डे पे थी कि सुबह से जाना तो 6 बजे से 10 बजे तक पहुंच जाना, 4 बजे तक वर्किंग करना, फिर वहाँ से 6 घंटे का रास्ता आना और 10 बजे और फिर सुबह 4 बजे फिर से जाना। मैंने मतलब जो कई जॉब ऐसे करे हैं जो लगभग काफ़ी टाइम जाता था मेरा, लगभग शाम को हो सकता है रात में 6 या 7 घंटे घर पर रुक पा रहा हूँ। तो इस वजह से फिर इसके बाद मैंने देखा एजुकेशन में वर्किंग कर। तो एजुकेशन में ऑल एमपी वर्क करा, राजस्थान करा, मतलब वो भी एमबीए संस्थान से जुड़ा मैं, एमबीए इंजीनियरिंग फार्मेसी। और मैंने 8-10 स्टेट पे वर्किंग करा अच्छा। एजुकेशन में भी ठीक है। है ना। तो ये सारी चीज़ें 4-6 सेक्टर में जुड़ने के बाद अब मेरे एक परिचित के थे, वो भी एक बिजनेस करना चाहते थे। अब बिजनेस करना चाहते थे, वो इंदौर शहर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो उनका ये था आइडिया, में वो मेरे परिचित के थे कहीं से। तो उन्होंने बोला कि कैसे बिजनेस या कहाँ से, उनका एक प्लान था कि कैसे। तो हमारा जो एक परिचित के थे, उनका एक कॉलेज लॉस में जब चलता कोई बिजनेस तो वो सेल पे आ जाते हैं, अच्छा है ना, है। तो और ये हमारे जो परिचित के थे ये खरीदना चाहते थे अच्छा कॉलेज। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि एक काम करो बेटा, तुम मेरे पास कितनी सैलरी लोगे, एजुकेशन में आ जाओ आप। अच्छा अच्छा। मैं जब उस समय एफएमसीजी में था, तो मैंने कहा मैं आपके पास आ तो जाऊंगा, मैं सैलरी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे ड्रीम्स इतने सारे थे। मेरा ये था कि मुझे एक कोई ऐसा अचीवमेंट के लिए, मैं टारगेट बेस्ड जॉब मेरी मार्केटिंग की रही, तो मुझे थोड़ी सी आदत तो थी। तो मैंने सीधा बोला कि सर एक काम कीजिए, जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसका 20% लूंगा, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम करूंगा। अच्छा। और जब पेमेंट आए, जब पेमेंट है इसके इसमें लगभग एजुकेशन में 6-8 महीने इसमें आता है, कभी जब एक सेशन चेंज। हाँ सेशन चेंज होता है तभी आता सेमेस्टर, पहले एडमिशन्स होंगे फिर ये सारी चीज़ें, फिर जब सेमेस्टर तो उसमें तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, उनको वो डील कराई। तो उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट मेरे जो कहने पे 8 करोड़ रुपए खर्च करे, अच्छा। जिसका मैं पहला जो इन्वेस्टर था 20%, जो बिना पैसे लगाए। तो इसीलिए अपने सभी जो परिचित के हैं या जानने वाले, मैं ये चाहता हूँ कि अगर बिजनेस करना है, करना चाहते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर यही है कि पैसा मैटर नहीं करता है। आपकी सोच होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस हो, आपकी थिंकिंग हो, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो अगर हमेशा आप, तो आप पीछे की तरफ आपको मुड़ना ही है, आपको सीधा ही चलना है। डेफिनेटली। देखना ही नहीं है, हाँ सीधा देखना भाई, वन वे स्टेयरिंग है, सीधा ही देखो, पीछे नहीं जी जी। दिख जाओगे फिर। तो उस तरह से है। फिर तो मैंने 20% आपको मतलब दिया। हाँ 20% मेरी हिस्सेदारी मैंने करी। अब मेरा किस्मत तो वर्किंग स्टाइल ऐसा हो गया, तो कुछ पुराना एक्सपीरियंस था कि मैंने मतलब ये बोलते हैं ना कि काफ़ी मेंटली, फिजिकली, टीम वर्क, लीडरशिप, हर एक लेवल पे वर्किंग करने की कोशिश करी। और विद इन 3 ईयर मैंने 1 से 3 इंस्टीट्यूट उनके खड़े कर दिए, 3 कॉलेज, मतलब 8 करोड़ की जगह मैंने 8-8 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट और स्टार्ट विद इन 3 ईयर में करे।
तो जैसे हाँ, एक हाँ। यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कोई भी लड़का है या फिर कोई भी मतलब पर्सन है, अगर वो जॉब करता है, जैसे हम भी अगर कहीं जॉब करते हैं तो हम सोचते हैं वो हमको हमारा काम नहीं लगता होता है एक तरह से। टाइम मतलब बस वहाँ पे हमें किसी तरह से देखे 8 घंटे वेस्ट किए, 8 घंटे का टाइम दिया और निकल लिए। जैसे आपका वहाँ पे था, मतलब आपकी भागीदारी थी उसमें, तो उस तरह से आदमी मतलब एक अपने आप को उसमें इन्वॉल्व इस तरह से करता है कि दिन रात मतलब हर तरह से ये सोचता है कि वो अपने पूरी फुल्ली डेडिकेशन के साथ लगा रहता है। तो जिससे कि वो नहीं, ये नहीं चाहता कि भाई अब हमारे 12 बज गया या 10 बज गया, अब हम कॉल अटेंड नहीं करेंगे या फिर हम कहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ऐसा वो कुछ बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है कि भाई हमको कुछ, हमारा जो ड्रीम्स है वो कुछ और हैं, हमको वो अचीव करने ही करने हैं। डेफिनेटली उस तरह से आप लगे रहे, तो इसीलिए आपने वो चीज़ें मतलब अचीव की है तो उसमें। फिर जब जब आपने 3 उनके इंस्टीट्यूट ओपन हो गए, हाँ, तब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो फिर मतलब ऐसा होता है कि मैं 20% के हिसाब से मेरी मैक्सिमम ज़रूरतें पूरी हो गई। घर, गांव की ज़मीन वापस करना, घर, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से कंफर्ट, और फिर भी मैंने कुछ पेमेंट जो सपोज दैट मेरे पास था, और फिर मैंने अपना रिस्क लिया कि जो चल रहा है तो ठीक ही है। अब मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मैं कोई इश्यूज़ नहीं, अब मैं ऑटोमेटिक या कोई भी बिजनेस है या इसी लाइन से जिसका एक्सपीरियंस है ये तो रन कर ही सकता हूँ। मतलब 80% आप दूसरे को क्यों दें, हम खुद ही हाँ हाँ, उन्होंने, वो तो है ही ना, वो तो है ही मेरा। हाँ हाँ, आज भी मतलब, तो मेरा, मैंने फिर 2018 में 3 एकड़ ज़मीन खरीदी। हमारे यहाँ एकड़ में चलती है, मतलब वो तो उस हिसाब से ज़मीन खरीदी। फिर रातों रात कंस्ट्रक्शन, अच्छा 6 मंथ में मैंने कंस्ट्रक्शन कॉलेज का करीब 36,000 स्क्वायर फीट 6 मंथ में करना, ये इंदौर में भी एक चमत्कार था। हाँ मतलब पूरी मान्यताएं, क्योंकि वो डेट इज जो गाइडलाइन होती है ना बिजनेस में, जैसे एमबीए कॉलेज में पहले गवर्नमेंट की मान्यताएं होती हैं, फिर एआईसीटी होती हैं, फिर लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम थोड़ा सा जैसे स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, जैसे बेसिक्स। आपने मतलब कोई एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाह, कोई कॉलेज ओपन करना चाह रहा है, तो जैसे हम सपोज करो हम ही ओपन करना चाह रहे हैं, तो कॉलेज के लिए हमको सबसे पहले सपोज करो हमको अपने इंडिया के अंदर एक अच्छी खासी ज़मीन चाहिए होती है सबसे पहले, तो वो आपने परचेज कर ली। ज़मीन आपने थोड़ी देखी होंगी, थोड़ी सी दूर, जैसे अगर सिटी में तो हम ले नहीं सकते, सिटी में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है ज़मीन। आउटसाइड में आई थिंक हमने देखी कि इंडिया के अंदर ज़मीन थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉलेज लेवल के लेके। बट हम और भी ऐसी कंट्रीज में गए हैं जहाँ पे मैंने देखा है, जैसे हमने एक सिंगल सी बात करें, किसी मलेशिया की बात, रेंटेड बिल्डिंग में भी चले जाते हैं। रेटिंग हाँ आती है हाँ और हाँ, मतलब फ्लोर वाइज चली जाती है। वहाँ पे देखे मैंने 10-10 फ्लोर के 10 फ्लोर पे, हाँ। कॉलेज खड़ा हुआ, मैं तो देखता था, मैंने कहा ये कॉलेज है। हम्म, हाँ, क्योंकि हम तो यहाँ से गए थे, जब हम हाँ, नए नए गए थे तो हमने मलेशिया में देखा, मैंने कहा थोड़ी सी बिल्डिंग में कॉलेज बना हुआ है। हम्म। तो यहाँ पे उनका एक पैमाना होता है यहाँ पे एक्चुअली क्या है सुब्रत जी, गाइडलाइन होती है जो हाँ गाइडलाइन कोर्स वाइज चलती है। कोर्स आप अगर स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल की गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी 5,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में काम हो जाए, हो सकता है उससे ऊपर जाते हैं आप, बीएड डीएड का कॉलेज तो 10,000 या 15,000 स्क्वायर फीट में काम हो जाए। अच्छा अच्छा ये है एग्रीकल्चर में, मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, फार्मेसी में 4 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो हर की गाइडलाइन, एमबीए में सिर्फ एक एकड़ की ज़रूरत होती है। एमबीए जो रिक्वायरमेंट होती है, भले आपका ग्राउंड है, सब चीज़ें हैं, बट 1 एकड़ ज़मीन और आपका कंस्ट्रक्शन 35,000 स्क्वायर फीट है, अच्छा 35,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है। तो आपकी जो गाइडलाइन एमपी सरकार की है वो ऑल ओवर इंडिया की भी होती है, क्योंकि एआईसीटी जो ऑल इंडिया लेवल का कोर्स है ना। तो इसकी गाइडलाइन सिर्फ 1 एकड़ होती है ज़मीन, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं 43,500 स्क्वायर फीट। अच्छा अच्छा, ये हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 36,000 स्क्वायर फीट, अच्छा 36,000 स्क्वायर फीट। हाँ मतलब सोचा हाँ और अपनी जमीन परचेज करी फटाफट फटाफट, हाँ, और इसके बाद में फिर आपने उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन कर दिया। और आप जैसे बताना कि आपने 6 मंथ में आपने अपने पूरे हाँ कॉलेज का मतलब जी जी जी, कंस्ट्रक्शन मतलब फ्री कर हाँ मतलब हाँ, आपने मतलब बना लिया। तो 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ में आई थिंक आपने मतलब किस तरह से किया है, तो 6 मंथ का तो हमें ये मतलब जस्ट लाइक इंदौर शहर में बहुत सारे लोग सिर्फ अमेजिंग मानते पहले हैं। मतलब अमेजिंग है कि जिस जगह पे हम जब जाते थे वहाँ पे खेत थे, फसल है किसानों की, और वहाँ पे 6 महीने में एकदम बिल्डिंग आ जाए, कॉलेज की मान्यताएं आ जाए। और उसके साथ में भी क्या होता है, जब कोई बिजनेस जैसे सपोज दैट आप भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले जमीन होती ना, जमीन का सबसे पहले क्या होता है, डाइवर्सन। और डाइवर्सन भी कैसा होता है कि व्यवसाय के आप फैक्ट्री डाल लेके शैक्षणिक, तो पहले आपको एसडीएम कार्ड लेके चक्कर लगाने हैं, समझना, वो साथ में चलते रहे। प्लस इसके साथ
आपके पास टीएनसीपी होती, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कोई भी बिजनेस की मान्यता कोई भी नगर निगम ये जो अपने होती ना यहाँ से लेना पड़ती है। फिर तब तो आपका कंस्ट्रक्शन चालू होता है। एक्चुअली क्या है, ये कंस्ट्रक्शन के पहले और ये जो है ना प्रोसेस बहुत टिपिकल होती है। मतलब कई लोग तो 3-3 6-6 महीने में यही इसी से बाहर नहीं आ पाते, काटते रहते हैं तो। हाँ चक्कर काटते रहते हैं। कभी एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं, कभी ये कोई कॉलेज या बिजनेस ओपन तो करना हो, गवर्नमेंट का कोई जो होते हैं ना एम्प्लॉयज, एक तो जो उनका एक पैमाना बना है, बोलते हैं ना अपना जो भी परसेंटेज लेने का या रिश्वत लेने का, वो तो देना ही पड़ता है। उसके बिना आपकी फाइल रुकी रहेगी, फाइल रखी रहेगी। तो आपको पहले उनको भी ध्यान रखना है, मैनेजमेंट भी करना है, वो सारी चीजें। और उसमें से भी मतलब वो तो लेते ही लेते हैं, उसमें भी थोड़ा सा रेफरेंस भी होता है आपका। रेफरेंस चाहिए, सबसे बड़ी चीज है, बिना रेफरेंस से पास नहीं होता उससे है। ज्यादा देने की तैयार रखी नहीं है, फिर भी काम नहीं होता। वो नहीं होता है। तो ऐसा तो होगा। वो फाइल जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद मतलब कंस्ट्रक्शन चालू होता है, और जब कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, अपने गाइडलाइन के हिसाब से आपने जब कंस्ट्रक्शन चालू करा बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है कि कितने में लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्या स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, कमरे कितने होना चाहिए, सेमिनार हॉल की लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो आपके जो विकलांगों के लिए फैसिलिटी है कि नहीं आपके कॉलेज में, है ना, पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं, प्लेग्राउंड है कि नहीं, ऑल ओवर जो गाइडलाइन है पूरी चेक की जाएंगी। अब फिर जब आप अप्लाई करेंगे, उसकी एक डेट होती है अप्लाई करने गवर्नमेंट में, किस कोर्स के लिए करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद आपको फिर पर्टिकुलर एक टीम आती है। हमारे कॉलेज का जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें 3 लोग आए थे, एक दिल्ली से थे, एक बेंगलोर से, कोई अलग, वो तीनों आइडिया नहीं होता कहाँ से भेजने वाले हैं, वो तीनों फ्लाइट से आते हैं, या 4 जो कैंडिडेट कमेटी बनती ना, पूरा इंस्पेक्शन गाइडलाइन के हिसाब से होता है। वो गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका पूरा परफेक्ट नहीं मैच हुआ तो मान्यता नहीं मिलती है। तो हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन रह गया था। अच्छा। तो फिर हमने फिर क्या करा, वो पीओपी चलता है और ये सारी चीज़ों से कवर करा, क्योंकि छत करीब 6000 स्क्वायर फीट की पीछे के क्लासरूम से कुछ रह गई थी, कैंटीन एरिया नहीं, तो फिर आर्टिफिशियल करीब 24 घंटे में वो कैसे करके उनसे बोला कि 2 या 3 दिन में रेडी कराया। तो हमारा इंस्पेक्शन लगभग अप्रैल में डन हो गया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब हमने वर्किंग जो चालू करी थी दिवाली के बाद अक्टूबर से करी थी। अच्छा। हाँ, और अप्रैल तक तो हमने अप्लाई करके मान्यता लेके खत्म, फ्री हो गए हमारे कॉलेज में चालू, एडमिशन चालू। मतलब जिस जमीन में खेत था 6-8 महीने में तो हमने जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने में पूरी सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट करके, गवर्नमेंट की हर एक पोजीशन जो बोलते हैं ना उनकी कंडीशंस थी उनको फिलफिल करके इतना हमारा जो कैंपस तैयार हो गया था कि हमारा इंस्पेक्शन भी बढ़िया हो गया। अच्छा। और मेरे जो है शादी 22 अप्रैल की थी, और इंस्पेक्शन 22 से 23 अप्रैल को ही था। अच्छा। एक्चुअली क्या है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था घर पे, और सब लोगों को भी एक साइड करियर दाव पे लगा, ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस शादी भी, तो मैंने मेरा और दोनों चीज़ें मैनेज करी। और हाँ, तो फिर 30 अप्रैल को हमारे कॉलेज में मान्यता आ गई। हाँ, इंस्पेक्शन के 8-10 दिन बाद जारी हो जाती है अगर पॉजिटिव है तो। अच्छा, तो उसमें मतलब जैसे कि आप उस लाइन से जुड़े हुए थे, राइट? जैसे कि अगर हम चाहें तो हमको सबसे पहले हम अपने आसपास किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, राइट? उसमें सोसाइटी वगैरह कुछ बनता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है इसमें, सबसे पहले आपको एक सोसाइटी बनाना पड़ेगी, जो 5 या 7 या 9 मेंबर की सिलेक्ट करते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। अच्छा, जो सोसाइटी बनाते हैं, वैसे सपोज करो हम अभी बना सकते हैं या बना सकते हैं, इसमें कोई ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं है सोसाइटी बनाने के लिए? इसमें कुछ भी नहीं। आपके 7-8 लोग हैं, एक जमीन, वो सोसाइटी का मोटो होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। शैक्षणिक में चाहते कि बिजनेस के, समाज सेवा, जैसे कई लोग होते हैं अनाथ बच्चों की मदद के लिए भी सोसाइटी संस्था ही होती ना, एनजीओ। ये सोसाइटी संस्था मतलब कोई एक मोटो होता है, वो डिसाइड करो आप रजिस्टर करके। और इसके लिए भी नगर निगम में जो होते हैं सोसाइटी एंड सहायक पंजीयन का ऑफिस होता है। अच्छा। वहाँ जाके लिस्ट सबमिट, ज़्यादा कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं, जब तक हमें करते नहीं तो हमें सबको काफ़ी टिपिकल लगती है। जैसे किसी को बिजनेस ओपन करना है, रेस्टोरेंट ओपन करना है, समझना, या मेडिकल ओपन करना है, तो बहुत दिमाग में सबसे पहले तो आदमी या स्टूडेंट कहाँ थक जाता है, क्योंकि वो कभी एक तो उसने जानने की डीपली कोशिश नहीं करी, न कोई मिला।
तो वो सोचता है इतनी प्रॉब्लम से परेशानी से अच्छी मेरी सैलरी जो चल रही है ना बहुत बढ़िया चल रही है, और इसके लिए टाइम कहाँ दूं, किसके, एक दिन जाएगा भी। और उसमें ये भी रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, जैसे हम होगा या नहीं होगा, टरका दिया, तो वो सारी चीजें रहती हैं। मतलब इसमें ये भी है कि सोसाइटी, जैसे हमको सोसाइटी के लिए अगर अप्लाई करना है तो हम मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसको अप्लाई करेंगे, मतलब एसडीएम को, डीएम को, या नहीं 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 नहीं, वो कलेक्ट्रेट में एक ऑफिस है, कलेक्टर में? जैसे कलेक्ट्रेट में रहता है ना हर एक जिले में, हाँ वहाँ पे हर एक विभाग का, एक कृषि विभाग होगा, एक पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट होगा, एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये तो होते ही हैं। अच्छा अच्छा। तो इसका भी एक सोसाइटी का ऑफिस होता है, सीधे हमें जाना है, हमारे जो कंडीशंस है उनके हिसाब से नाम, इन सिग्नेचर, उनके आधार कार्ड और डिटेल्स दे दी, और सोसाइटी का एक आपने नाम सेलेक्ट करा, जैसे मेरी सोसाइटी का नाम उत्कृष्ट शिक्षा समिति है, अच्छा, उत्कृष्ट शिक्षा, तो मेरे सब नाम मेरे खुद के बन जो है सर्च किए हुए, या जो दिमाग में आइडिया आ जाए। जैसे हमको कोई सोसाइटी मतलब रजिस्टर करनी है, तो सोसाइटी में मतलब वो ये कि आप सोसाइटी क्यों बना रहे हैं, आपका सोसाइटी का नाम क्या है? उसके पूरे बायोलॉजी बनेगा, बायोलॉजी वो दे देगा, बता देगा सोसाइटी में कि अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन रहेगा, सचिव कौन रहेगा, आपके अगर अध्यक्ष के अधिकार कितने होंगे आपके। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज मेरा ये सोसाइटी में 9 मेंबर है, आप सपोज कॉलेज का मैं 90% हिस्सेदार में हूँ, 80%, बट 9 लोग हैं, तो 9 लोग भी क्लेम करके ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, मेरी पूरी प्रॉपर्टीज, बस समझना। लेकिन बट इस कंडीशंस क्या होती है, जो बायलॉज बनते हैं वो बायलॉज की कंडीशंस होती है कि ऐसे आप परसेंटेज मतलब परसेंटेज फिक्स कर दो, या कि अकाउंट की अथॉरिटी कि सिर्फ मेरे पास ही रहेगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो बायलॉज बनते हैं, उसके हिसाब से फिर। जैसे कि हमने जैसे सोसाइटी जो मेंबर्स रहते हैं उसमें क्वालिफिकेशन तो मैटर नहीं कुछ भी नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहती है। सपोज को किसी भी सोसाइटी का जो हमारा उद्देश्य है उसको करने के लिए क्या क्या करने, क्या क्या वर्क करने की जरूरत रहेगी, सो वो मतलब करने वाले फुलफिल होने चाहिए, मतलब कुल मिला के। जनरल कुछ नहीं, जब तक अभी जैसे मान लो सपोज किसी का बिजनेस ओपन या कॉलेज या एजुकेशन लाइन में है, तो सिर्फ सोसाइटी रजिस्टर्ड कर दी, रजिस्ट्रेशन आ गया, आ जाता है, और उसके नाम पे करंट अकाउंट खुला लो अच्छा, आप, सोसाइटी है ना, सोसाइटी के नाम पे, और उसके कंडीशंस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी इनकम टैक्स आईटीआर होता है आप कराते हो बस, अच्छा, कुछ भी जब अभी दिमाग नहीं लगाना है, जब 3 या 5 साल होती है पुरानी, तभी वो काम में भी आती है। अच्छा, मतलब हाँ कि तो 3-4 साल पहले हमको सोसाइटी रजिस्टर करना। हाँ, सोसाइटी पर जितनी पुरानी होगी बेनिफिट उतना ज़्यादा अब जैसे तो अभी हमने रजिस्टर करवा लिया, हमारी सपोज करो आज की डेट में अगर रजिस्टर होगी तो हम उसका बेनिफिट, सपोज अब हमको इंस्टीट्यूट ओपन करना है सोसाइटी के बाद, मतलब एक तो सोसाइटी ही इंस्टीट्यूट होता है या नहीं 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 नहीं, जब सोसाइटी होगी ना, जैसे आपकी 3-4 साल हो गए सोसाइटी को, अब आपने ज़मीन खरीदी, सपोज दैट 2 बीघा या 50,000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी आपने, तो वो सोसाइटी के नाम पे आपको ज़मीन रजिस्ट्री करना पड़ेगी। अच्छा, आप आपके नाम पे नहीं रख सकते, या दान करना पड़ेगा। जैसे मैंने खरीदी 3 एकड़ ज़मीन, तो मैंने 1.5 एकड़ ज़मीन जो होती है 50,000 स्क्वायर फीट के, 60,000 के आसपास, मैंने सोसाइटी को दी ज़मीन, वो रजिस्ट्री होती है उसकी, अच्छा, तब जाके वो सोसाइटी की ज़मीन कहलाती है। फिर उसके बाद हम कोई कंस्ट्रक्शन, अप्लाई, डाइवर्सन, टीएनसी, वो सब पूरे जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, वो पूरे सोसाइटी के नाम पे और बने। उसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अगर हमको कोई मतलब नॉर्मल, सपोज करो मैं आईटी से रिलेटेड हूँ, मैंने आईटी की मुझे कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलने के लिए हमको डायरेक्टर्स बनते हैं उसमें, 1 पर्सन, तो ओएलसी कंपनी एक डायरेक्टर होता है या फिर 2 डायरेक्टर होते हैं, इस तरह से। तो जो सोसाइटी मेंबर्स रहते हैं, तो सोसाइटी मेंबर्स का अपना, जैसे इसमें कंपनियों में आईटी की कंपनी की अगर बात करें तो इसमें परसेंटेज डिवाइड होते हैं, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि इसमें, तो इसमें जैसे सपोज को 100% होता है, प्रॉपर 100%, किसी को हमने 10 दे दिया है, 90 हमारे पास है, 2% अगर ऐड करें, तो इसी तरह से इस सोसाइटी में भी ऐसा ऐसा कुछ रहता है क्या? वो सीधा सीधा है, देखिए अपन ने 9 लोग बनाए हैं, बट जैसे मान लीजिए सपोज मैंने बिजनेस अकेले ने ओपन करा, ये 9 लोग सिर्फ अगर 9 लोग पैसे लगाएंगे तो वो जितने आप आई भागीदारी मिलेगी, अगर नहीं है तो अपने परिचित के या ट्रस्टेबल पर्सन रख लो, कोई इश्यूज नहीं होती उससे। सोसाइटी में आप ऐड भी कर सकते हो। हाँ, चेंजेस भी होते हैं, पर्सन कभी भी चेंज निकाल सकते हैं, वह जोड़ सकते हैं उतने पर 9 में से। मान लीजिए सपोज दैट आपको लगता है कि ये अगर आपके परिचित के हैं भाई बहन, और वो आपके सपोर्ट में नहीं है, उनको लग रहा है कि बिजनेस तो मुझे मिलना चाहिए बट कुछ कर नहीं रहे, तो आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने
9 लोग कर लिए या फिर 10 लोग कर लिए सोसाइटी में हमने, या फिर 5 लोग, मतलब मिनिमम सोसाइटी में ऐसे कुछ 5 5 7 9। 5 7 9। हाँ मतलब कोई से भी मेंबर रख सकते हो आप। 5 7 9 हाँ मिनिमम इतने कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ रख सकते तो अगर हमने 5 लोग सपोज ले भी लिए, तो 5 लोग में हमने सपोज को एक हमने ले लिया अपने मामा का लड़का ले लिया, ठीक है, हैं। और हमने 3 अपने मेंबर के ले लिए, एक कोई और ले लिया हमारा दोस्त, तो उन दोनों के नाम पे हमने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, बट क्या है, काम हम पेंग करने वाले हैं, तो जो भी हमें अपने उन लोगों इतना ट्रस्टेबल होने चाहिए जो भी कर रहे हैं कि आप जहाँ बोलो सिग्नेचर करते जाओ, कहना चाहिए आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। या तो बिजनेस में पैसा आ जाए या फिर आप ऐसे लोग जैसे मेरे लोग हैं, मैं तो अब ये बाय गॉड बोलना चाहिए, मेरे दोस्त ही हैं 3 4 तो मेरे सोसाइटी मेंबर, अच्छा 1 2 परिवार के हैं, हाँ, 1 2 जिनने पैसा लगाए वो हैं। अच्छा तो तो सीधा सीधा है कि इसमें, और कुछ बीच में कंडीशन आई, मेरे जो दोस्त है उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई अब, तो उसका बड़ा ITR इनकम टैक्स, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, जैसे कि हम्म। सपोज करो, अब जो सोसाइटी बनी, जाहिर सी बात है, सोसाइटी जो बन रही है, सोसाइटी से हम कॉलेज ओपन करेंगे, जब कॉलेज ओपन करेंगे तो उसमें जो बेस रहेगा, कॉलेज का नाम तो सपोज करो आपके इंस्टीट्यूट का नाम है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, हाँ हाँ तो उसमें वो रहता होगा नाम, इसके बाद में मतलब जो आपकी सोसाइटी के नाम से वो जाना जाता होगा, राइट। हाँ पेरेंट्स मतलब आपकी सोसाइटी हो गई, हाँ पेरेंट्स, उसका चाइल्ड हो गया आपका इंस्टीट्यूट, राइट। बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ रेट देते। मैं क्या बोल रहा था आपसे कि सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स को मैं 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ या बोलता हूँ कि जो हर एक गोल देखते हैं या डिसाइड करते हैं या बिजनेस थॉट्स लाते हैं या कोई ड्रीम बनाते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट या किसी भी जो बोलते हैं ना स्टूडेंट, सपना देखना जो बोलते हैं बहुत आसान है, बिल्कुल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि सपना देखने वाले भी ऐसे हैं कि इतने हाई फाई देखेंगे कोई मतलब नहीं है। तो एक तो हमें जो ड्रीम देखना है, हमारे सरकमटेंस और वो सारी चीज़ें कि हम उसको कर सकें पूरा, तो एक तो ड्रीम से वैसे देखना चाहिए हमें जो हमारी कैपेसिटी में हो, और एफर्ट लगाएं तो मिलने की संभावना ज़्यादा रहे। प्लस दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे हमारे स्टूडेंट से भी मैं यही बोलता हूँ कि सपना देखना अच्छी चीज़ है, और उसके लिए काम करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 स्टेज होती है इसमें कि पहले ड्रीम देखना, फिर उसके बाद उस पर काम करना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कुछ इतना तेज जैसे ड्रीम होता है एकदम से इतना काम करते हैं ना कि 1 2 महीने में थक जाते हैं, फिर मतलब फिर उस पर वर्किंग ही नहीं करेंगे। खरगोश। हाँ खरगोश एकदम से थक जाते हैं। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, इसमें थकना नहीं है, अपने आप को आराम भी देना है, कंटिन्यूसली प्रोसेस भी करना है, और ये रूटीन रूटीन कंटिन्यूसली, और इसमें कुछ उतार चढ़ाव आते हैं आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे ड्रीम के लिए। कभी कोई इंसिडेंट घटना कुछ हो जाए फैमिली में, कुछ आपके साथ कुछ हो जाए, उसके साथ भी आपको मेंटेन करना है, प्लस अपने जो गोल है उसको कंटिन्यूसली कोशिश करिए कि हम उस पर वर्किंग करें, तो 100% डेफिनेटली आपको आपका गोल अचीव हो सकता है। अच्छा इसमें अगर हम बात करें सोसाइटी को लेके, सोसाइटी तो चलो ठीक है, हम मानते हैं कि 3 साल पहले हमने रजिस्टर कर लिया, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, जो भी इसमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, मीटिंग्स, ऑडिट्स, जो भी मतलब अमाउंट इधर उधर, करंट अकाउंट, वो सारी कुछ चीज़ें हैं हमने कवर कर ली। उसके लिए अगर कोई है जिस किसी को एक आइडिया लेना है कि मिनिमम कॉस्ट अगर हम बताएं, तो हम मतलब कितना कम मिनिमम कॉस्ट में हम एक अपना कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने एमबीए का ओपन किया, या फिर हम कोई पॉलिटेक्निक या फिर हम बीटेक लेवल का ओपन करना चाह रहे हैं, तो एक मिनिमम कॉस्ट मतलब क्या रहेगा एक। ये चाहिए मिनिमम कॉस्ट तो ऐसा है कि एकदम डिफाइन करना मुश्किल है, आइडेंटिफाई करना, बट ये है एक टेंटेटिव बता सकते हैं। अगर हम एमबीए या मैनेजमेंट कॉलेज ओपन करना चाहते हैं तो अप्रोक्स 5 CR के आसपास अपना बजट होना चाहिए। 5 करोड़ मतलब। हाँ 5 करोड़। और इसके अलावा आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे तो इसमें ज़्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल में इक्विपमेंट बढ़ेंगे, आपकी मैकेनिकल की लैब बनाना पड़ेगी, सिविल की लैब बनाना पड़ेगी, कंप्यूटर की लैब बनाना पड़ेगी, समझना। और फिर इसका जो क्राइटेरिया है शायद 6 या 7 और एकड़ जमीन का है, मतलब हाँ बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि और उससे कम में जा सकते हैं हम, स्कूल 10,000 स्क्वायर फीट से आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूल के कई मान्यताएं होती रेंटेड मिल जाती हैं,
तो बिजनेस अगर एजुकेशन में ही आना है, अगर आपको मान्यता रेंटेड हाँ रेंटेड पे बिल्डिंग पे मिल जाती हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ मान्यताएं होती हैं कि हमारे पास सब उधर इतना इन्वेस्टमेंट करने का वो नहीं है, जज्बा नहीं है, अभी कंडीशन नहीं है। तो कुछ गाइडलाइन पहले, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें स्कूल ओपन करना है, कि बीएड डीएड का कॉलेज ओपन करना है, कि फार्मेसी करना है, कि एग्रीकल्चर की इंजीनियरिंग के एमबीए, जब या बिजनेस में ये लॉ में भी होता है एलएलबी एंड बीएलएलबी। बट इसमें कुछ कंडीशंस के कुछ कोर्सेज हैं, चाहे कॉलेज के हों चाहे स्कूल लाइन के, कि हम रेंटेड बिल्डिंग पे भी मान्यता ला सकते हैं। अगर बिल्डिंग किसी की है और उसमें कंस्ट्रक्शन अप्रोक्स 15,000 25,000 स्क्वायर फीट है, तो भी हम अप्लाई करके, जैसे उधर जैसे मेरे एक परिचित के हैं, फ्रेंड है, उन्होंने किसी स्कूल वाले से बंद पड़ा था स्कूल, जो आपका आइडिया था, उसको एकदम जुनून था, करना था। तो मेरे से डिस्कशन करा, गाइडलाइन पूछी, मैंने देखा उसका ज़मीन स्ट्रक्चर है, पर मंथ या रेशो में डील उससे कर सकते कि आपकी ज़मीन है, आपकी बिल्डिंग है, मैं काम करने आ रहा हूँ, आपके यहाँ मान्यताएं ले आऊँगा, प्लस ये कोर्स चलाएंगे, आपको इतने % की हिस्सेदारी देंगे। तो किसको बुरा लगता है, मुझे बताइए। बिल्कुल आपका भी काम हो गया। तो मतलब बिजनेस करने के लिए मेरा मानना यह है कि मैटर पैसा रखता है, बट ऐसा भी एकदम हाईली नहीं रखता है। हम अपने कंडीशंस के हिसाब से सब चीज़ें, जब आप और एक चीज़ और अच्छी चीज़ है, जब हम आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आपके जो ट्रस्टेबल हैं या कुछ लोग हैं जो जानते हैं ना, वो ऑटोमेटिक आप पे इन्वेस्टमेंट आपके प्रोजेक्ट पे करेंगे। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम उसको किस तरह से आप जुगाड़ लगा लेते हैं किसी काम को करने के लिए। हाँ हाँ तो हाँ। वो एक तरह से मतलब अब जाहिर-सी बात है, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप ट्रस्ट करो, आप लोगों को बोलो तो वो आपका साथ देंगे उस चीज़ को करने के लिए। वो हाँ वही कि जैसे कि अगर आपके में अच्छा जोश जुनून है, वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग कि पूरी कायनात भी आपके ड्रीम को पूरा करने में आपका साथ सपोर्ट करती है, बट आपके अंदर वो डेडिकेशन, ईमानदारी, और जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप उनके प्रति क्या थिंकिंग रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे चीज़ है कि किसी को आप बोलते हैं ना, मूर्ख नहीं बना सकते। आप जो है बिल्कुल पारदर्शिता से बताएं, हर एक चीज़ है, तो मेरे हिसाब से सब लोग समझते हैं। अगर मेरा जैसे कोविड के दौरान मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बट मेरे से जुड़े हुए लोगों को ट्रस्ट था कि कोई इश्यूज नहीं है। कुछ लोग घबरा भी रहे थे कि क्या होगा, जो मेरे जैसे कुछ इन्वेस्टर हैं या कुछ है, तो उनको संभालना, समझना, संभालना, समझाना, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और फिर एंड ऑफ द, अगर अपने आप पे विश्वास है, अपने काम पर है, गॉड पे है, तो सब पॉसिबल है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमको कॉलेज ओपन करना है बीसीए या एमसीए का। राइट, बीसीए एमसीए में मतलब हमारे हिसाब से अगर आप बात करें तो उनको इक्विपमेंट, हमको एक लैब चाहिए, कंप्यूटर की लैब हो, मतलब एक या दो लैब चाहिए अगर बीसीए एमसीए के लिए अगर हम बात करें तो इसमें। और इसको शायद रेंटेड में भी चला सकते हैं, मतलब एक मतलब हम बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि इसमें हमें मैकेनिकल की ऐसी कुछ खास जरूरत है नहीं, हमको बस एक फिजिकल लैब चाहिए कंप्यूटर की, एक या दो जो भी लैब चाहिए उसके लिए। और बीसीए क्या या बीसीए एमसीए का हम कम लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं इस हिसाब से का हम। और तो आपका मतलब क्या कहना है, तो आप अपने इसके लिए देखिए, इसमें भी क्या होती है, यूनिवर्सिटी मान्यता रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बीसीए है, बीसीए के लिए सॉरी, सीए जो है कोर्स, इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता लेना पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, एमसीए टेक्निकल डिग्री है ये प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री है, जो इसके लिए भी आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मान्यता लेना पड़ेगी। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वही कंडीशंस चालू हो जाएगी कि अगर ये आपको लेना, तो पहले यूनिवर्सिटी, फिर आपकी ज़मीन चाहिए या फिर किसी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि हम इसमें एक ऑप्शन भी देख सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सेंटर अलाउ करती हैं। अच्छा वो आपको रेंटेड बिल्डिंग पे भी सेंटर अलाउ कर सकती हैं। जैसे हमारे एमपी में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, वो बीसीए की मान्यता देती है, पीजीडी से भी कराती है, बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। और उसके माखनलाल चतुर्वेदी वाले हमारे फरुखाबाद में, मतलब हमारे हाँ, के अंदर उस वाली मान्यता से लोग पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है। और इधर उधर सेंटर चला के और इसके अलावा साथ में एक ऑप्शन ये हो गया माखनलाल यूनिवर्सिटी, एक होती है महर्षि यूनिवर्सिटी। हाँ महर्षि यूनिवर्सिटी भी सेम है अच्छा कि आप उसकी भी मान्यता लेके बीए बीकॉम बीएससी बीसीए वगैरह भी चला सकते हैं।
प्लस ये सारी चीजें, तो क्या है कि आपका, बट ये है कि जो बजट के हिसाब से आप प्लान करो, वर्किंग करो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। कुल मिला के वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी की मान्यता ले रहे हैं और उसकी क्या गाइडलाइंस है। हाँ, गाइडलाइंस है कि देखिए किसी का कंस्ट्रक्शन आपका सेंटर है, अगर 5,000 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट, वो एक बार कोऑर्डिनेशंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मान्यता, इनफैक्ट ये है कि आप यूनिवर्सिटी का भी बिजनेस बढ़ा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की मान्यता ले रहे हो तो आपसे मान्यता के पैसे तो लेंगे ही ना, वो स्टूडेंट की एग्जाम फीस तो लेंगे ना, तो इनफैक्ट धंधा जो बिजनेस तो उनका ही बढ़ता है। अच्छा, बट इसमें एक हाँ, चीज़ और, जैसे ठीक है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। एक चीज़ मुझे एकदम से याद आई। जैसे कि अब हमको एक आइडिया आया कि हमको, मतलब आइडिया क्या, हमारे दिमाग में है कि हम ये बिजनेस ओपन करेंगे, कॉलेज कॉलेज ओपन करेंगे उसमें। तो अगर हम चाहें कि किसी, अब हमको पैसों की ज़रूरत है, हमारे पास सोसाइटी 5 लोगों की है, 7 लोगों की है, अब हम चाह रहे हैं कि अब हमको पैसों की ज़रूरत है, तो हम उसमें किसी किसी को मतलब एज ए इन्वेस्टर इन्वॉल्व कर सकते हैं कर सकते हो आप। बाद में, मतलब। बाद में कर सकते हो, पहले कर सकते हैं। आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिए उसमें कि जैसे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ता दिख रहा है और आपका मिशन पूरा नहीं हो रहा, आप कभी भी किसी को ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, हाँ, वो अपना परसेंटेज ले। परसेंटेज है, आप उनसे बात करके, जैसे सपोज दैट क्या होता है, सपोज दैट आप होल सोल माइंड मेकर हो, है ना, माइंड में जो आपका चल रहा है, आप ऑर्गेनाइजर हो, ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे आप बोलते हैं ना एक हेड पर्सन हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी थिंकिंग रखती है किसको लेना है, नहीं है। अगर पैसे भी दे रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कल के दिन वो बोले कि मिस्टर सुबोध जी, आप चेयरमैन नहीं रहेंगे, मैं ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ, समझना। तो ये कंडीशंस आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेंगे कि आप पैसा लगा रहे हो, नो डाउट, बट आप पैसा जो लगा रहे हो आप बिजनेस में, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेंगी कि आपने सपोज दैट एक 1 CR लिया, तो मैं हो सकता है कि साल के आपको 10 लाख एक्स्ट्रा दे दूं, है ना। एक डील हो गई कि आप साइलेंट पार्टनर हो गए, आपको कॉलेज से किसी से मतलब नहीं है, समझना। एक दूसरे होता है कि आप उसमें जितना मैं 100% दे रहा हूँ, तो आपको भी अपने मेन पावर, या जैसे मेरे 4 लोग लगे तो उनकी सैलरीज वैलरीज का कुछ परसेंट हर महीने के मंथली सैलरी के खर्चे बियर कर रहे हो क्या आप। तो ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाके पार्टनर लाइए। क्योंकि क्या होता है, ऐसे पार्टनर एकदम से लाएंगे और ये आपकी सिचुएशन, जब हर महीने का जो कोई भी एम्प्लॉय है सैलरी तो लेगा ही ना, आपके पास बजट नहीं होगा, अपने पार्टनर से बोलोगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट जो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट की सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। ठीक है। तो बाकी हमें ये सब प्रोसेस तो आ गया लगभग समझ में, किस तरह का, अगर कोई किसी के माइंड में कोई आइडिया आया, मतलब कोई चाह रहा है ओपन करना, अपना ड्रीम है उसका कि हमको इंस्टीट्यूट वगैरह कॉलेज ओपन करना है, तो किस तरह से, मतलब क्या ब्लूप्रिंट्स रहे हैं उस चीज़ को लेके, क्या मतलब एक रहता है, वो आइडिया इससे ले सकता है, और फिर उसे वो मतलब और भी कुछ चीज़ें रहेंगी। तो इसके बाद अब तो अभी, जैसे अभी आपका कॉलेज आराम से मतलब आपके कॉलेज में BA, BCom और MBA। MBA में भी, आई थिंक MBA में भी स्ट्रीम होते हैं, तो आपका जो मेन मेन जो स्ट्रीम होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। मैं इसके बारे में 2 मिनट बता दूं सभी को। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, ये होता है 2 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, है ना। और इसमें होते हैं 4 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर। फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं कॉमन, और थर्ड एंड फोर्थ होते हैं जो बोलते हैं ना स्पेशलाइजेशन। हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी 8 सब्जेक्ट हैं, सेकंड में भी 8 हैं। जब हम थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, रेगुलर डुअल MBA बोलते से, डुअल स्पेशलाइजेशन, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, डुअल स्पेशलाइजेशन। तो अब हमने फर्स्ट ईयर कॉमन कर लिया, अब जैसे हम सेकंड ईयर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना पड़ेंगे, एंड कोई 2 स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन कैसे हैं, HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, है ना, और फाइनेंस मैनेजमेंट। अब एक्चुअली क्या होता है, हर एक स्कूल क्यों MBA करता है, मैं ये इसका जो बेनिफिट बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है, IT वाला किस में चला जाएगा, IT की फील्ड लेगा। प्लस हर एक को पता है कि IT की कंपनी में क्या HR नहीं होता, होता है ना।
अगर उसी के अंदर क्वालिटी है तो क्या कंपनी ज़्यादा बढ़ा के सैलरी नहीं देगी? बिल्कुल देगी। बिल्कुल देगी। सेकंड थिंग क्या है, आईटी वाले इंजीनियर को अगर सपोज दैट हल्का सा मार्केटिंग का नॉलेज है तो आज हर एक के प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चलते हैं आईटी में। हाँ बिल्कुल। मैं भी जानता हूँ। हाँ। अगर ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर क्वालिटी होगी तो भी कंपनी के लिए फ्रूटफुल है। और आज की डेट में कंपनी क्या चाहती है कि एक आदमी से मल्टीपल काम हो, सैलरी भले मुझे ज़्यादा देना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ये थिंकिंग है। इसलिए जो हम ये अब सपोज दैट कुछ गर्ल्स होती हैं वो ह्यूमन एचआर लेते जनरल, साथ में फाइनेंस बैंक, क्योंकि बैंकिंग में भी अगर बैंकिंग सेक्टर में भी जाते हैं तो उसमें भी फाइनेंस, बैंकिंग में फाइनेंस भी, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट भी देख लेते हैं, प्लस एचआर का वर्किंग भी देख सकते हैं, प्लस मार्केटिंग। आज की डेट में गोल्ड लोन में जो चलते हैं मणिपुरम या जितने भी मुथूट फाइनेंस है, सब में मल्टीपल स्किल्स की ज़रूरत है। तो अब बात आती है एक सिविल इंजीनियर की या मैकेनिकल इंजीनियर, वो क्यों करेगा एमबीए? इसका रीज़न एक ही होता है कि इसमें भी जैसे कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है, प्लस मतलब ये होता है कि मैंने देखा मेरे अपने 10-15 साल के करियर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं चाहे मैकेनिकल के हैं तो प्लांट में रह के थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, 5-10 साल बाद छोड़ के भागना चाहते हैं, लाइन चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। सेकंड थिंग होती है क्योंकि वो 8 घंटे 10 घंटे प्लांट में रह के, कंस्ट्रक्शन वाला है, कंस्ट्रक्शन वाला भी भागना चाहता है, कंस्ट्रक्शन वाला ये सेल्फ बिजनेस करना चाहता है, जल्दी से जल्दी सीख के बिल्डर बनना चाहता है, कॉलोनाइजर बनना चाहते हैं, क्योंकि इतना नॉलेज इतना पैसा उसको समझ में आ जाता है। अब सेकंड थिंग है आईटी वाला भी उसके जो इश्यूज है सेम है कि वो सोचता है कि कभी मेंटली टेंशन होती है, आइस प्रॉब्लम्स तो कॉमन हो जाती है कि चश्मा तो लगना ही है, जो एक नॉर्मल समझते हैं। तो आईटी इंजीनियर वाला भी क्या सोचता है कि मैं एमबीए प्लस फाइनेंस या बिजनेस कुछ आगे नहीं तो कर सकता हूँ, साथ में ये जब तक मुझे कंप्यूटर पे वर्क करना है, मैं लीडरशिप क्वालिटी का यूज करके एमबीए की मैं मैनेजर बन जाऊंगा, चलो ठीक है, मुझे अब पर्टिकुलर वर्किंग नहीं करना है बट मैं कराना है मुझे, तो कम में कंपनी उसकी भी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल क्वालिटीज मिल जाती हैं लोगों को अकॉर्डिंग टू नीड। तो मतलब एक तो है ही जो पुराना स्पेशलाइजेशन फार्मेसी वाला है, फार्मेसी वाला क्यों आएगा मेरे पास एमबीए करना है? फार्मेसी वाले के पास भी यही है कि एमबीए करके आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, है ना, साथ में मैनेजमेंट किसी पूरी हॉस्पिटल संभाल सकते हो, प्लस साथ में आप मार्केटिंग कर सकते हो, मेडिकल खोल सकते हो, मतलब मल्टीपल चॉइस होती है इसमें। जैसे कि हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब हमें लगा कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एक पोस्ट होती है, सीटीओ होता है, सीटीओ के ऊपर जैसे अभी हम काम करते हैं अपने, मतलब फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, सीटीओ होता है। अब हमको भी एक बार ये लगा था कि हमको भी एमबीए करना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल देखा था मिस्टर सुंदर पिचाई जो हैं गूगल के सीईओ, हमने उनका बैकग्राउंड देखा, इन्होंने ये क्या किया, तो हमारे मन में आया था कि हम भी एमबीए करेंगे। बिल्कुल बीटेक किया था, अब हम एमबीए करेंगे। एमबीए क्यों करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, हमको अगर कंपनी का सीईओ बनना है या सीटीओ बनना है, तो वो चीज़ें लाने के लिए हमको अपनी एक्स्ट्रा डिग्री, मतलब जैसे होता है एक्स्ट्रा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, डिग्री से हमको सीखने को मिलेगा, वो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होंगी, तब हम उस चीज़ पे पहुंच जाएंगे, पहुंच पाओगे। और इसी वजह से आज की डेट में हमारे एमपी ऑल ओवर इंडिया में मेरे पास तो बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट भी एमबीए करना चाहते हैं एलएलबी के बाद। उनको वर्किंग नहीं करना बट एक प्रोफेशनल डिग्री लगा के वो ये क्या होती है ना, एक सर्टिफिकेशन ऐसा है कि आप अपने समझते हैं कि मैं इसको बिजनेस करने का तरीका भी आता है, प्लस वकील तो है ही, प्लस आपका सीए भी मेरे पास कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एमबीए कर रहे हैं, प्लस साथ में ये, जो बोलते हैं ना कि जो कुछ वर्किंग करके एक्सपीरियंस लेते हैं बट ग्रोथ नहीं मिल रही, 5-5 10-10 साल 5% 10% ग्रोथ हो रही है बट उनके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, तो वो भी एमबीए, मतलब एमबीए ऐसा है कि एक तो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है प्लस 50% से अबव है। और एक तरह से ये हाँ। आपने जैसे एमबीए इसीलिए ओपन में किया हो कि एक तरह से कॉमन टाइप, हाँ हाँ, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि डुअल डिग्री टाइप में लोग लेते हैं। हाँ। या फिर किसी ने इस वजह से कर लिया, अब वो एमबीए करेगा तो जैसे रहता है उसने वो किया है तो वो डुअल। और इसका ऐसा मैंने देखा कि कोविड या उससे पहले बहुत सारे इंजीनियर हैं, अब उनको ना सिविल में नौकरी लग रही ना मैकेनिकल में, तो एमबीए करके मार्केटिंग, क्योंकि क्या होता है हर एक की बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए मार्केटिंग की नौकरी तो है ही अवेलेबल। एमबीए है तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये घर में
शांति से आएंगे महीने के, कोई समस्या तो नहीं है ना। खरीदेगा बेचेगा, जाहिर बात है हमको चीजों की जरूरत होती है, हाँ, खरीदेगा बस 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 और क्या नॉलेज भी मिलता है, फिर धीरे धीरे आपकी जब फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी तो आप अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में गोल ना समझते हुए इसको लॉन्ग टर्म में गोल अगर प्लान करते हैं, और अभी जो सिचुएशन के हिसाब से आप वर्किंग करोगे तो होता है ना, सबसे पहले जैसे हमारे इंदौर की कहानी है कि सबसे पहले इंदौर में आएंगे तो डे वन से पैसा चालू होना है 1,000 रुपए के आसपास या 500 रुपये पर डे, रहना खाने में। तो अब इजीली नौकरी कौन सी मिलेगी? महंगा सिटी है। महंगा सिटी है, कोई सी भी सिटी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे अगर गए हो 3 महीने आपने जॉब सर्च करा, आप तो वैसे डिप्रेशन में आ जाओगे, पूरा पैसा भी ये सारी चीज़ें। तो मार्केटिंग के ये भले आपका लाइन नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, बट मार्केटिंग की जॉब मिल जाती है इजीली। कुछ बीपीओज होते हैं कि लगभग शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग करना चाहिए। अच्छा, अब हम हम्म। चलो ये तो बात हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब हम बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट में सबसे पहला जो एडमिशन हुआ था, आपने कौन सी ईयर में किया था? मतलब इंस्टीट्यूट का एमबीए में ही। नहीं मतलब कौन आपका इंस्टीट्यूट मतलब किस ईयर से स्टार्ट हुआ? मतलब जो हमारा एमबीए जो एस्टेब्लिशमेंट है 2019 2019 में। हुआ पर मतलब स्टार्ट हाँ हाँ हाँ, एडमिशन लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अगर अभी हम का बात करें तो आपके इंस्टीट्यूट की मान्यता कौन सी यूनिवर्सिटी से है? हमारे जो कोई इंस्टीट्यूट की मान्यता है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। अच्छा, भोपाल। ये एमपी की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इनकी कितना? आरजीपीवी का नाम चलता है। तो वहाँ से एमबीए की मान्यता है। हमारे पास एक्चुअली क्या है, दो मान्यता हैं। बीए बीकॉम की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, वो भी एमपी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, इंदौर की यूनिवर्सिटी है, तो बीए बीकॉम की मान्यता वहाँ से है। प्लस आरजीपीवी की मान्यता, एमबीए की मान्यता आरजीपीवी भोपाल से है। अच्छा, उसमें सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स कितनी? सीट गवर्नमेंट से डिसाइड होती है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से गवर्नमेंट ने एमबीए की 300 सीट दी हैं, अच्छा, और बीए की 60 और बीकॉम की 60। 300 तो काफी। हाँ, और बाय गॉड ऐसा है कि जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, हर एक चीज़ हम लोगों की टीम वर्क जो करते हैं ना, तो लगभग ऑलमोस्ट हर बार फिल हो जाती हैं। फुल रहती है। हाँ अच्छा, ये 300 सीट्स आपने स्टार्टिंग में आपने हाँ, स्टार्टिंग में 180 थी, फिर 1 ईयर के बाद जैसे ही हमारा बैच कंप्लीट हुआ, हमने एक्सटेंड के लिए अप्लाई करा और हमें मिल गई थी 300 सीट। और जनरल स्टूडेंट्स की फीस हमारे यहाँ 35,000 रुपये पर एनम के हिसाब से होती है। अच्छा, उसमें एक बच्चे की स्कॉलरशिप वगैरह भी स्कॉलरशिप वगैरह जो बच्चे को मिलती है, बच्चे को फैसिलिटी मिल जाती है। अगर बच्चा फीस में सबमिट करना चाहे तो ऑप्शंस रहते हैं, बट हमारी जो फीस है, हम बच्चे से चार्ज करते हैं 35,000 रुपये पर एनम। फीस, हाँ ठीक है, वो तो आपने एक दिन हाँ, और जनरल के लिए मतलब लगभग स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, स्कॉलर से कवर कर सकते हैं। बोलते हैं क्या ऐसा ये तो ये ऐसा भी नहीं जैसे कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो कब देख रहे हैं, बट ये डिपेंड करेगा। ये एक जनरल बता दी अभी करंट सीनर के हिसाब से, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज ये और हम पूछना चाहेंगे कि 2019 से आपके 19, 20, 21 पहला बैच आपका निकला 21 में निकला होगा, राइट? जी जी जी। 21, 22 जो आपके जितने भी बैच निकले हुए हैं, तो एमबीए में अभी आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, उनके अच्छे लेवल पर चल रहे हो स्टार्टअप, ऐसे कुछ आपके मतलब ऐसे? मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, देखा जाए तो आज के डेट में हजारों की संख्या में हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल। और 10% अब्रॉड हैं। हाँ, अच्छा, 10% अब्रॉड मान के चलिए, और 30-40% एमपी में ही वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, और जिनके पैकेज मिनिमम लगा के 2 लाख से लेके 80 लाख तक के पैकेज हैं मेरे स्टूडेंट्स के। और मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने वर्किंग 8,000 से स्टार्ट करी, आफ्टर एमबीए वर्किंग के साथ एमबीए मेरे से परमिशन लेके गए, तो आज भी वो 25-30 हज़ार 40,000 रुपये वर्किंग कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट ये है कि कुछ ने मतलब 10% या 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने खुद बिजनेस मुझे देख के ही इंस्पायर होकर ही करा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है अच्छा, कि मैं एक्चुअली क्या, मेरे स्टूडेंट से भी नॉर्मली जो भी है बिजनेस आइडियाज़ हैं शेयर करते रहते हैं, उनको बताते रहते। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके टर्नओवर लगभग किसी के 10 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, ये मन एनुअली। ये बिजनेस किसी ने ड्रिप मल्चिंग सिस्टम इरिगेशंस में चले गए, कोई किसी में कुछ ना कुछ नए उन्होंने बिजनेस करके जो टर्नओवर करा है बिजनेस में, तो लगभग ठीक ठाक है। मतलब मेरे जो ये मान के चलते हैं कि जिसने बिजनेस
करने का मन बनाया या जॉब का मन बनाया, तो 8,000 से मैंने बताया कि लगभग कई स्टूडेंट्स मेरे 40,000 तक पहुंच गए 3 या 4 साल में। और क्या चाहिए, एमबीए का यूज करा उनने, और वो मान सम्मान मिलने लगा उनको कि एमबीए करा। तो पहले बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल पर वर्किंग करते थे। अब धीरे धीरे वो क्या होता है कि जब वर्किंग करते हो डिग्री होती है, प्लस ये नहीं मैं बोलता हूँ कि सब डिग्री अकेली काम करती, आप में स्किल्स होना चाहिए, थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए। हाँ, आई थिंक भाई वो तो एक कागज का टुकड़ा ये है, माध्यम है, माध्यम है। आगे हाँ, काबिलियत आपने वो तो एक बस मतलब फिल्ट्रेशन का तरीका होता है, उससे आपका एक लेवल मतलब कि भाई यहाँ तक। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है। वो तो नहीं, वो फिर उधर आपका इंटरव्यू नहीं होगा आपका, बट डिग्री है, आप जब लगाएंगे ना तो आपकी 20% की जगह हो सकता है 35 से 40% कंपनी ग्रोथ देते हैं सीधा, उसमें ये चीज़ फिर फर्क पड़ा। वहाँ पे तो वो चीज़ आती है जैसे आते हैं। और अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ ये भी पूछेंगे आपसे कि आपके इंस्टीट्यूट में जैसे होती हैं एलुमनाई होती हैं, एलुमनी मीट्स वगैरह होती है हाँ, कि जो हाँ, पुराने जो हमारे अच्छे लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी हम मतलब एलुमनाई वगैरह कराते हैं, जिससे कि हमारे जो करंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, वो आएँ, वो मिलें आके। अभी ऐसा कुछ आपने कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में कुछ जैसे हमारे जो होते ना तरीके थोड़ा हो सकता है अलग अलग हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं हम वैसा नहीं करते हो। जैसे सपोज दैट हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस होती है, तो हम नए पुराने स्टूडेंट को एक फ्रेशर पार्टी देते हैं, है ना। तो उसमें कुछ गिफ्ट सेलिब्रेशंस वगैरह एक्टिविटीज़ कराते हैं। सेकंड थिंग है, अभी मैंने जून में 2024 24 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करा था, जॉब फेयर करके, तो फिर है ना। उसमें अप्रोक्स 25 कंपनीज मैंने बुलाई थी, कैंपस, ओपन कैंपस करा था। पूरे इंदौर एमपी के लोग आए थे, और करीब 1500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था। और कंपनीज आई थी 25+, जिसमें अलग अलग सेक्टर की थी, एचआर की भी थी, आईटी की भी थी, मार्केटिंग की भी थी, और कंस्ट्रक्शन लाइन, बैंकिंग लाइन की बहुत सारी कंपनी। और इसमें से लगभग सिलेक्शन हुआ था 400+। तो उस जॉब फेयर में मतलब आउटसाइडर भी आएंगे, राइट? वो तो हाँ, मतलब जो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं भी है, ओपन कैंपस, मतलब मैंने कई कॉलेज के स्टूडेंट्स को इनविटेशंस भिजवाए थे, कॉलेज वालों ने ग्रुप में भी शेयर करा था, तो उससे बच्चे आए, उन्होंने देखा। कई स्टूडेंट्स ऐसे आए फर्स्ट टाइम जिन्होंने रिज्यूम बनाना तक नहीं सीखा। उन्होंने जब 4-5 रिज्यूम इंटरव्यू दिए तो उनको आइडिया लगा कि वर्किंग होती क्या है, कैसे करते हैं। तो और जो जिस लेवल का था उसमें भी जो जॉब फेयर करा था, 1.8 से लगा के 10 लाख तक के पैकेज थे। सही था वो। तो मतलब ऐसा है कि हर एक लेवल का था, लोगों को सीखने के पर्पज से। हमारे स्टूडेंट्स को हमने यही बोला था कि अगर आपको पार्टिसिपेट करोगे बेटा तो पता तो चलेगा अप्रॉक्स की इंटरव्यूज होते क्या हैं। हमारे पास एक्चुअली क्या है, हर एक लेवल का स्टूडेंट, एक सीबीएसई, आईसी जो होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, इनसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, और नॉर्मल हिंदी मीडियम के भी आते हैं, हर एक चीज़। तो क्या होता है, कई बच्चों को हेजिटेशंस बिल्डअप, ये सारे कॉन्फिडेंस, हम यही चाहते हैं कि उनका एक बार कॉन्फिडेंस तो जगे। वो तो सब कर लेंगे, अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया आप भी कुछ भी कर सकते हो, समझना। लेकिन आपको हल्का सा कॉन्फिडेंस में अगर मैंने सपोर्ट कर पाया, मेरा स्टाफ करता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्टाफ जो है बहुत सपोर्टिव है, उससे ट्रस्टेबल होना चाहिए, चाहे मैनेजमेंट टीम हमारी, तो वो सारी चीज़। या फिर ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप सपोर्टिव हो उनके लिए, इसीलिए जैसे कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, हाँ, ये ऐसा सब भी होता है। है। तो मतलब ये चीज हाँ, लगभग ये है कि हम आज भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, वही 10 से 6 8 वर्किंग, ऐसा नहीं कि एज यहाँ पे एज अ चेयरमैन है या ये सारी चीज़ें, तो मैं 2 घंटे जाऊँ या 4 घंटे जाऊँ। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान के पास, स्टूडेंट्स के पास, या किसी का काम होना चाहिए, है ना। तो जब काम होता है तो उसको एंजॉय के साथ करो, वो भी प्रेशर से मत करो, टेंशन में मत करो। तो मैं अपने काम के साथ बहुत एंजॉय भी करता हूँ, वर्किंग मन से करता हूँ, दिल से करता हूँ। और आज भी मैं ऐसा नौकरी समझ के ही करता हूँ, भले मेरा सेल्फ है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि हाँ यहाँ सब है तो सब अपने हाथ में तो है, ये मतलब ये क्या बोलते हैं, वो थिंकिंग जब आ जाती है ना, तो वो फिर बिजनेस में जितने हम स्पीड में ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे ही हमारा डाउनफॉल चालू हो जाता है। अच्छा। अब मतलब आई थिंक हम्म। पूरे पॉडकास्ट के कन्वर्सेशन में हमको लगा कि हमारा पॉडकास्ट काफी अच्छा गया और लोगों को काफी
सीखने को मिलेगा उससे। हमें तो बहुत काफ़ी कुछ मिला और हमारे व्यूअर्स को भी मिलेगा। जी बिल्कुल। और अगर आपके पास ऐसा कुछ और आप बताना चाह रहे हैं, स्पेशल कुछ आपका कोई गुरु मंत्र है या कुछ स्पेशल आपके ब्लूप्रिंट्स हैं, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहें तो आप बताएं, और फिर हम आई थिंक अपने वीडियो को समाप्त करेंगे जल्दी ही। तो ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। देखिए सुबोध जी, सभी से मेरा बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना जो आज की डेट में खान पीन है ना, थोड़ा सा इसको एक सिस्टमेटिक लाइफ करें, अपना रूटीन सुधारें। मोबाइल से थोड़ा सा, अब देखो जो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये बोलते हैं कि हो सकता है जब मैं टीचर या वर्किंग वैसे करते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हल्का सा मोबाइल से दूर रख के थोड़ा इंसान को आत्मचिंतन करना चाहिए, स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अभी एक टाइम है, क्योंकि जब ये टाइम निकल जाएगा ना, फिर आपको सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे गोल डिसाइड करो, प्लस प्लस उसको वर्किंग करने की कंडीशंस में कोशिश करो। आपको जब कोशिश करेंगे, आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, मतलब मेरा कहना है उनसे घबराना नहीं है, हमें उनसे फाइट करना है, समझना है। जहाँ प्रॉब्लम्स आई है, ये समझो कि अब मेरा चैलेंजिंग स्टार्ट है, वहाँ से दिमाग चालू है कि कैसे मैं अचीवमेंट करूँगा, गोल मेरा हर एक चीज़ है। फिर उसको कंटिन्यूसली स्टेज वाइज स्टेज आप कंटिन्यूसली आपको बढ़ना पड़ेगा। और इसके हिसाब से और सभी अपना जो है फोकस प्रॉपर, ऐसा नहीं कि 15 दिन 1 महीने 2 महीने जो भी काम मिला है, जो वर्किंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिप्रेशन के बहुत जल्दी से काट जाते हैं। जैसे कि कुछ मैं अपने स्टूडेंट्स या सभी आप लोगों से लिए शेयर करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट्स, आईपीएससी यूपीएससी, ये स्टूडेंट्स भी बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टिव हैं। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा आता है 12th के बाद मेरे कॉलेज में एडमिशन लेता है बीए बीकॉम में, प्लस बहुत सारे संस्थान हैं जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, और ये जाते हैं 8-8 10-10 घंटे कोर्सेज करने लगते हैं, परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर उनके घर बुला लेते, पेरेंट्स भाग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको 3 साल आपकी प्रिपरेशंस करनी है। पहले आप 2 घंटे ट्राई करो पढ़ने की, फिर 3 घंटे करो, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, जब तक आपका एक रिदम, आप एक ऐसी सरकमटेंस से आए जहाँ पे मोबाइल से दूर नहीं रह पाते, घूमना फिरना, इन तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करना पड़ेंगी खाने पीने पे, और फिर उसके बाद आपको मेंटली पढ़ना है। तो धीरे धीरे ये टाइम बिल्डअप करते जाओ। जब आप किसी भी चीज़ में मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं, उस काम के साथ आनंद लेने लगते हैं, तो 100% सफलता मिलेगी। उसको बोरियत से मत करो, मतलब वर्किंग भी कर रहे हैं ना, तो बस बिंदास पॉजिटिविटी के साथ कि आप उस समय के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। आप इसलिए 90% लोग क्या सोचते हैं कि मुझे 4 घंटे 6 घंटे के बस बात जाना तो है, इसमें मेरे आज मल्टीप्लाई कर लेते सैलरी के 200-500 रुपए के हिसाब से, आज आज का दिन मेरा इतना हो गया। तो ये थिंकिंग जो रखते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपना समझो, उसको आगे लेके चलिए, और सीखने के पर्पज से। तो आप बस यही है कि तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं सभी अगर थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करें तो क्रिमिनल बढ़िया रहेगा। आप अपने काम को कर्मठ करो आनंद में। आनंद में और आपका इंटरेस्ट में, जैसे हम कोई क्रिकेट खेलते हैं ना, हमें मैच देखते तो कितना शौक से, और बाद मैच आ रहा है हर एक चीज़, हाँ, तो ये हम अपने वर्किंग के साथ क्यों नहीं कर सकते? जब हम अपनी हॉबी के साथ करते हैं, आज हमें इधर घूमने जाना है, ये करना वो करना, तो हमारे काम के साथ भी हम कर सकते हैं ना। इससे क्या है, एक तो सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी, मेंटली तो, और आपके आस पड़ोस एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। बट ये है कि ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा सा आपने अच्छा कर लिया, पैसा आया, तो फिर गलत संगत में भी फिर आप उसका जो बोलते हैं ना मिस यूज कर सकते हो, फिर हो सकता है आप जितने जो कमा रहे थे उससे और नेगेटिव में चले जाएं। तो बहुत संयम रखना, और अपने मिशन को आगे ले जाओ, हर एक चीज़ थोड़ा सा उसमें आई कठिन है। काफ़ी अच्छा रहा, जिस हिसाब से सोचा था उससे कई गुना अच्छा हो गया हमारा ये पॉडकास्ट। थैंक यू सुबोध जी, है ना जी। और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो चर्चा हमारी चली, जो डिस्कशन चला, काफ़ी अच्छे गया। और आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, 100% मिलेगा। अगर किसी को कोई और भी डाउट्स हैं, कोई कुछ ऐसा कर रहा है और उसके क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। उससे कुछ सजेशंस हैं, एडवाइस है, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कर सकता है आराम से। हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमारा जितना बनेगा और पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और
जो सभी लोग बोलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। बिल्कुल, जल्दी ही मिलेंगे। और ये है हमारे, ऑलरेडी आप लोग खुद ही जानते होंगे, थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं। हमारे हैं मिस्टर सरमन सर, जो कि चेयरमैन ऑफ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इंदौर। अगर कोई है, आपको डिग्री वगैरह लेना है, तो आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं यहाँ से, हमारे इंस्टीट्यूट से। हमारा मतलब हमारे बहुत ही जानने वाले अच्छे मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं हमारे। तो आई थिंक अच्छा लगा होगा, और बाकी फिर मिलेंगे जल्दी ही। जी बिल्कुल। नहीं, कुछ डिस्कशन के बाद अगर आप लोग कुछ क्यूरीज हों, कुछ बिजनेस आइडिया शेयर करना चाहें, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। और उस पर हम लोग डिस्कस करके कुछ हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन भी आप लोगों के प्लान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, किसी को, हाँ किसी चीज़, हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी ही। ओके, बाय।